हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर डॉक्टर आर के शाक्या फ्रॉम पीसीएमबी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है हमारा मेल का, ह्यूमंस में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। मैं आज इस पूरे टॉपिक को कंपाइल करके एक नट शेल में डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं एक शॉर्ट में चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा और हर एक टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज हम जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। बेटा, क्या है ये हमारा टॉपिक, देखिए बेटा, समझने की कोशिश करते हैं। हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, हम ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ह्यूमन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा, इंसान के मेल नर जनन अंग और तंत्र के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हम कुछ वर्ड से पहले फेमिलियर हो जाते हैं। ठीक है बेटा, हम देखते हैं बेटा, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। पहले मैं डायग्राम एक रफली सा बना देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए कि कहां पर क्या चल रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, देखिएगा कि किस तरीके से हम डायग्राम में चीजों को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करेंगे कि कहां पे क्या है। ये बेटा हमारा कुछ एक रफ डायग्राम है ताकि आप इससे क्लियर हो पाए कि कहां पर क्या चल रहा है। ठीक है बेटा, ये इस तरीके का हमारा ये स्ट्रक्चर बनता है बेटा, और ये जो स्ट्रक्चर होता है आपका, उसमें हम बहुत सारी चीजें अभी पॉइंट कंसेप्ट पे बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा, ये है हमारा पेनिस। ठीक है ना, ये क्या है बेटा, ये है हमारा इस तरीके से ये पेनिस। ठीक है बेटा, मैंने बताया पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ब्रीफ पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन में बताता हूं आपको क्या है। ये क्या है, हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझ में आई बात। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम देखें बेटा, तो हमको क्या समझ में आता है, इसमें हमें ये समझ में आता है कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें मेल का जो ऑर्गन होता है ये है आपका पेनिस। ये बेटा, ये क्या है बेटा आपका, ये है बेटा पेनिस, ये है पेनिस। इस पेनिस का जो अगला पार्ट होता है, ये जो इतना पार्ट होता है, ये जो इतना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इतना पोर्शन है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लांस पेनिस। तो ये पूरा हो गया बेटा पेनिस, और ये जो इतना पोर्शन हो गया, ये क्या कहलाएगा बेटा, ग्लांस पेनिस। अब अगर मैं इस ग्लांस पेनिस को देखूं तो इस ग्लांस पेनिस के ऊपर बेटा, जब हम पैदा होते हैं तो इसके ऊपर एक ये मेम्ब्रेन सी होती है, एक ये लेयर होती है। बहुत लेमन भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल भाषा में। ये जो बेटा मेम्ब्रेन होती है, ये जो खाल होती है, जो स्किन होती है, इस स्किन का नाम क्या होता है, इस स्किन का नाम होता है फोर स्किन। इस स्किन का क्या नाम होता है बेटा, फोर स्किन। और फोर स्किन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, फोर स्किन को ही हम कहते हैं बेटा प्रीप्यूस। तो ये फोर स्किन या प्रीप्यूस कहा जाता है। अब बेटा होता क्या है, होता ये है कि धर्म के अकॉर्डिंग, धार्मिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग सबके अपने साइंटिफिक और सोशल पहलू हैं। अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो ये पेनिस होता है, बचपन में क्या करा जाता है, इस पेनिस के ऊपर ये जो खाल है, यानी जो फोर स्किन है, इस फोर स्किन को काट दिया जाता है। और उसके काटने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, सरकमसीजन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम, खतना। तो उनका खतना कर दिया जाता है। ठीक है ना, खतना करने की क्या रेलिवेंसी होनी चाहिए, तो बेटा देखो, आज के टाइम का तो मेरे को पता नहीं, पर हां अगर मैं पुराने टाइम की बात करता हूं तो आज तो हम कोई भी कुछ भी पहन लेते हैं, पर पुराने टाइम पर सोशली डिमार्केशन किया गया था। अलग अलग वर्ण के लोग अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे ताकि कपड़े पहन के ही पता लग जाए कि ये इस वर्ण, इस समुदाय से बिलोंग करता है। जो पुजारी टाइप के लोग थे वो धोती कुर्ता जनेऊ टाइप की चीजें पहनते थे। जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में थे वो एक लंबा सा कोट, ऊपर वो एक हैट और उस टाइप की चीज पहनते थे। तो अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करता हूं कि उनको सरकमसीजन उनके में क्यों कराया जाता है, तो जो मेरा दिमाग कहता है, जो मुझे समझ में आता है बेटा, वो ये समझ में आता है
कि उस टाइम पर हम बात करें 100, 200, 500, 1000 साल पहले की बात करें तो उनकी ड्रेस बहुत ही मोटी हुआ करती थी। चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो ड्रेस वही पहनेंगे, उसी तरीके की ड्रेस पहनेंगे। अभी हम कोई कुछ भी पहन सकते हैं, तब नहीं था ऐसा। तो उनकी ड्रेस मोटी हुआ करती थी, जिससे क्या होता था, अंदर बेटा ना पसीने बहुत आते थे, और पसीने ज्यादा आने की वजह से फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस थे। ठीक है ना बेटा, जब हम डिटेल्ड वीडियो पढ़ेंगे तो उस डिटेल्ड वीडियो में आपको बताऊंगा बेटा कि अगर मान लीजिए ये पेनिस है, अगर मान लीजिए ये पेनिस है, समझ में आई बात। तो ये जो पेनिस है बेटा, इस पेनिस में अगर हम देखें तो पेनिस में ना जो खाल होती है, खाल, खाल का नाम प्रीपियूस, इसके अंदर अगर खाल को आप पीछे करके देखेंगे ना तो यहां पर एक वाइट रंग का वेस्ट नजर आता है, जिसको बोलते हैं स्मैग्मा। ज्यादा गर्मी लगेगी, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, स्मैग्मा ज्यादा बनेगा, और ये थोड़ा सा मॉइस्चर जैसा मॉइस्ट वेस्ट होता है। और जहां पे मॉइस्चर होगा बेटा, वहां पर क्या होगा, वहां पर बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगी। तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस उनमें ज्यादा थे, क्योंकि उनमें स्वेटिंग ज्यादा हो रही है, तो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है। उस चीज को रूल आउट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए उन्होंने सर्कमसीजन कराया। ये मेरी बात कहती है, धर्म के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। सारे धर्म बहुत अच्छी बात है, हम साइंस के पहलू पे बात करते हैं कि ये एक फैक्ट हो सकता है। ठीक है बेटा, साइंटिफिकली अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो, ठीक है ना। अब जैसे पुजारी लोग होते हैं, वो चुटिया रख लेते हैं बालों की, तो उनका एक अपना लॉजिक है, सबका एक अपना लॉजिक है। साइंस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, वो लॉजिक ये समझ में आता है। ठीक है बेटा, पेनिस में अगर हम बात करें बेटा, तो होता क्या है, आपका जो पेनिस है, अगर पेनिस के बारे में बात करें तो ये इस तरीके से मान लीजिए, अगर पेनिस है तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जो पेनिस होता है, ये जो पेनिस होता है, ये एक बहुत सॉफ्ट सा ऑर्गन रहता है, बहुत सॉफ्ट सा ऑर्गन रहता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, इसकी जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब होती है हमारे मेल्स के अंदर, तो इसकी जो कंडीशन है, जो इसका स्ट्रक्चर, उसमें चेंजेस हमें नजर आते हैं। और वो चेंजेस क्या नजर आते हैं, वो चेंजेस ये नजर आते हैं कि इसके अंदर इरेक्शन होता है। इरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, ये लेंथ वाइज भी इंक्रीज कर जाएगा, और ये विड्थ वाइज, इसकी लंबाई और मोटाई बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है बेटा, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसके अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाता है। कहां से आता है ये ब्लड, नाम याद रखना है, कहां से, हेलिसिन आर्टरी के थ्रू ये ब्लड आने लग जाता है। तो हेलिसिन आर्टरी के थ्रू ये ब्लड आता है, और ये जो आपकी पेनिस होता है, इसके अंदर स्पेसिस होते हैं जिसके अंदर ब्लड आके इकट्ठा होने लग जाता है। यार होली गई है अभी, तो होली में बैलून में अगर आपने पानी भरा तो उससे क्या होता है, बैलून का साइज जो है वो लंबाई और चौड़ाई वाइज दोनों इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो बैलून है, इस बैलून के अंदर जब पानी आता है तो इसके वॉल्स पर प्रेशर मारती है, इसके वॉल्स पर प्रेशर मारता है, जिसकी वजह से आपका ये वॉल साइड में भी और ये लंबाई में भी बढ़ जाता है। ये लंबाई में और इस तरीके से साइज वाइज ये बढ़ जाता है। मेरी बात समझ में। ऐसे ही लाइकवाइज पेनिस में होता है, जब ब्लड आपका आता है तो उस ब्लड से इसकी वॉल्स पर प्रेशर पड़ता है, साइड में भी और सामने भी, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जिसकी वजह से ये होता है कि ये पेनिस लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी बढ़ जाता है। ये पेनिस लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज बढ़ जाता है। तो कौन बढ़ा रहा है, ब्लड कहां से आ रहा है, हेलिसिन आर्टरी, जो हमारी पेनिस के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं उनके थ्रू होते हुए जाकर और प्रेशर बिल्डअप करता है, जिससे वो आपका लंबाई में और मोटाई में बढ़ जाता है। बात समझ में आई बेटा। पेनिस में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं बेटा, मसल्स, पेनिस की मसल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बेटा। कौन सी, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और कौन सा बेटा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है ना बेटा। अगर हम देखें तो ये ग्लांस पेनिस, ये बेटा पेनिस का सेंट्रल पार्ट, ये ग्लांस पेनिस, ये किस मसल से बना है बेटा, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और जो इसके पेरीफेरी पर होता है, बाहर साइड में होता है बेटा,
वो कौन सी होती है बेटा, वो आपकी जो मसल होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। अगर हम इसको ऐसे ट्रांसैक्शन देखें और ऊपर से देखें ओवरव्यू, तो क्या समझ में आया, बीच वाला क्या हो गया, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, और ये जो साइड में है आपके वो क्या हो गया, हमने इसको लिया ऐसे काटा और ऊपर से देखा, हेलीकॉप्टर व्यू ऊपर से देखा तो क्या दिखाई दिया हमें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा आपका साइड साइड में, और बीच में आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। मेरे हिसाब से ब्रीफ में पेनिस के बारे में समझ में आ गया। पेनिस किस काम आता है बेटा, यूरिन को करने में काम आता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान, सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान ये काम करता है, जिसके द्वारा हमारे मेल के एग्स पेनिस के थ्रू होते हुए फीमेल की बॉडी में चला जाता है। तो ये एक तरीके से दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। सबको समझ में आ गया बेटा, क्या है ये आपका, क्लियर है बच्चे। तो ये आपका ये आपका जो है वो ये पेनिस के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है बेटे। अब हम बात करते हैं आगे बेटा, अब आगे बात करते हैं, ये हमारा पेनिस के बारे में यहां तक की कहानी हो गई। मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, और वो ये है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा, वो है यूरिनरी ब्लैडर। हमारे लड़कों में यूरिन को करने के लिए और स्पर्म्स को बाहर निकालने के लिए एक ही रास्ता होता है, नाम होता है उसका पेनिस, नाम होता है बेटा उसका पेनिस। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब अगर मैं बात करता हूं फीमेल्स में, तो फीमेल्स में एग को रिलीज होने के लिए अलग ओपनिंग होती है, और यूरिन को बाहर निकालने के लिए अलग ओपनिंग होती है, उसमें दो ओपनिंग्स होती है। अब इंसानों में अगर मेल्स के बारे में बात करें, तो मेल्स को पेनिस जो है वो एकमात्र आपका रास्ता है, इसी से स्पर्म भी बाहर निकल रहा है, इसी से ही ओवम आपका जो है सॉरी यूरिन बाहर निकल रहा है। तो कैसे मैनेज होता है, तो बेटा ध्यान रखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे हमने मिक्चुरेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यहाँ पे गेट होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं बेटा, आपके यहां पर और यहां पर ये जो रास्ता देखो, ये क्या है बेटा, ये है टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो इसको होल्ड करता है उसका नाम क्या होता है बेटा, स्क्रोटम। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे बेटा, और ये स्पर्म इस तरीके से आगे आपके मूव ऑन करेंगे, ये स्पर्म जो है वो इस तरीके से आपके आगे मूव ऑन करेंगे, और ये जो स्पर्म है ये इस तरीके से यहां से होते हुए यहां जाएंगे। अब देखो, यूरिन भी यहां आना है, स्पर्म भी यहां आना है, तो क्या दोनों एक साथ आते हैं, नहीं बेटा। हमारे बॉडी में नर्वस कंट्रोल होता है जो दो में से एक ही चीज को ओपन करेगा। अगर यूरिन आपका बाहर आ रहा है तो ये वाला गेट बंद हो जाएगा, तो जितने स्पर्म होंगे वो यहीं भरे रहेंगे और केवल यूरिन बाहर आएगा। और जिस टाइम पर स्पर्म को बाहर आना है तो बेटा फिर ये वाला गेट बंद हो जाएगा, केवल स्पर्म बाहर आएगा। दोनों कभी भी एक साथ बाहर नहीं आते हैं। अगर दोनों एक साथ बाहर आ जाएंगे तो बेटा वो एक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है बेटा, बीमारी का नाम होता है स्पर्मैचुरिया, यानी इसमें यूरिन में स्पर्म आ जाएगा, और ये एक बीमारी होती है, ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक बीमारी है मेरे बच्चे। तो कहानी समझ में आई, दूसरा कंसेप्ट समझ लिया हमने। पहला हमने पढ़ा बेटा पेनिस के बारे में, हमने एक ब्रीफली बात करी, डिटेल में पेनिस के ऊपर एक अलग से वीडियो है बिल्कुल डिटेल में सिर्फ पेनिस। दूसरा हमने क्या पढ़ा बेटा, दूसरा हमने पढ़ा ये हमारे कि दो में से एक ही चीज एक साथ जाती है, अगर दोनों एक साथ जाने लग जाती है वो एक बीमारी होती है, और उस बीमारी का नाम क्या होता है बेटा, स्पर्मैचुरिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, वो क्या है बेटा, नेक्स्ट बात समझाने की कोशिश करें तो बेटा ये है कि अब ये है हमारा क्या, टेस्टिस। बेटा हम बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं जरा टेस्टिस के बारे में। जो बात आप सबको पता है वो ये कि बेटा टेस्टिस जो होती है वो मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर प्राइमरी वर्ड आ गया है तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये गैमीट भी बनाएगा, ये गैमीट भी बनाएगा, और ये बेटा हमारे सेक्स हार्मोन भी बनाएगा। गैमीट बेटा हमारा कौन सा, स्पर्म। गैमीट कौन सा बेटा, हमारा स्पर्म। और सेक्स हार्मोन हमारे कौन से बेटा, एंड्रोजन्स, जिनमें से एक एग्जांपल क्या पढ़ा है हमने, टेस्टोस्टेरोन। तो ये बेटा कहां बनते हैं हमारे, ये हमारे इस टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं।
2-3 बातें इसमें पढ़नी है क्योंकि ये डिटेल्ड वीडियो नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो है, तो 2-3 बातें समझनी है। पहली बात समझनी है बेटा कि टेस्टिस कहां बनती हैं? टेस्टिस बनती हैं इनसाइड। कहां बनती हैं बेटा? टेस्टिस बनती हैं इनसाइड एब्डोमेन। जब ये बनती हैं तब ये हमारे पेट के अंदर होती हैं। जब ये बनती हैं तब ये हमारे पेट के अंदर होती हैं बेटा। कहानी समझ में आ गई? तब ये हमारे पेट के अंदर होती है। पर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस पर, ये स्पर्म को मार देंगी। इतने टेम्परेचर पर ये नहीं रह सकते, इतने टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए इनका टेम्परेचर डाउन करना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है बेटा? तो ये होता है कि हमारी बॉडी में 2 ओपनिंग्स हैं। हमारी बॉडी में 2 ओपनिंग्स हैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है इंग्वाइनल कैनाल। 5 से 6 महीने तक ये पेट के ही अंदर रहती हैं। फिर इन्हें पता लग जाता है बॉडी को कि भाई आने वाले भविष्य में स्पर्म को बनाना है। तो उस स्पर्म को बनाने के लिए क्या होना चाहिए? टेम्परेचर सही होना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए? हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, यानी अप्रोक्सीमेटली 34 से लेके 34.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अब इतने टेम्परेचर के लिए उसको बॉडी से बाहर आना है, तो क्या होता है बेटा? स्क्रोटम पहले ही बन जाता है। खाल जो थी उसको होल्ड करने के लिए, बैग लैग पाउच लैग स्ट्रक्चर, वो पहले ही बन जाता है। 6ठे महीने के बाद आपकी जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाती है। तो आपके कब ये आते हैं? 6ठे महीने के बाद, 6th मंथ के बाद, 7th की स्टार्टिंग में आपके ये आ जाते हैं। सही है ना? और आने के बाद क्या करते हैं? ये इसी के अंदर रहते हैं ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाहर आने पे कैसे टेम्परेचर मेंटेन रहता है? भाई तुम कोई गर्म चीज पकड़ लो, एकदम आपका रिएक्शन क्या होता है? गर्म चीज पकड़ते एकदम आप यूं यूं करने लग जाते हो या फूंक मारने लग जाते हो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगता है। आपके हाथ में गर्मी इस वक्त ज्यादा है, आपने फूंक मारी तो हाथ की गर्मी हवा में चली गई, इसकी गर्मी हवा में चली गई तो इसकी गर्मी कम हो गई, और कम होने पे आपकी जलन कम हो जाती है। ऐसे ही जब ये बाहर रहता है तो बेटा बाहर रहने पर हवा इसके कांटेक्ट में आएगी, हवा इसके कांटेक्ट में आएगी, और जो क्या करती है? जो बेटा कॉज टेम्परेचर लॉस। ये बेटा टेम्परेचर के लॉस को रोकता है। ये टेम्परेचर के लॉस को रोकता नहीं है, ये टेम्परेचर लॉस कॉज करता है, ये करवाता है टेम्परेचर का लॉस, ताकि आपका जो टेम्परेचर 37 था फिर वो 36 हो जाए, फिर वो 35 हो जाए, फिर वो 34 हो जाए, जितना हमारे स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए। डिटेल में सब कुछ बताऊंगा बेटा, सब कुछ। कहां? अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। कहानी समझ में आई बेटा? तो सबको ये बात पहली समझ में आ गई। कहां बनती है बेटा? वो बनती है आपके एब्डोमेन में, और वो 6 मंथ के बाद 7th मंथ में आपका जो है वो इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए और कहां पहुंच जाती है? आपके स्क्रोटम में। क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के बनने को क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्म को बनाने का काम करती है। ठीक है बेटा? तो स्पर्म इतने ही टेम्परेचर पे बन सकता है। सबको कहानी समझ में आई? अच्छा बेटा, अगर बाई चांस ये स्पर्म मतलब ये जो आपकी टेस्टिस थी ये एब्डोमेन में ही रह जाए, ये आपके स्क्रोटम में ना आए, तो क्या होगा? तो बेटा इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 37, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्पर्म नहीं बनेगा, किसी भी तरीके का कोई स्पर्म नहीं बनेगा। इस कंडीशन को क्या कहेंगे? इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा क्या? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहेंगे मेरे बच्चे? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक है बेटा? तो ये क्या कहलाएगा बेटा? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। और क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनडिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। नीचे नहीं आना, किसमें बेटा? इनटू स्क्रोटल सैक, यानी कि वो जो स्क्रोटम है उसके अंदर अगर टेस्टिस नीचे नहीं आती है किसी भी कारणवश, किस कैनाल के थ्रू आ रही थी? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ठीक है बेटा? अगर मैं
टेस्टिस के अंदर का एक स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करूं क्या है। डिटेल की बात तो डिटेल्ड वीडियो में टेस्टिस वाले में समझाऊंगा, फिलहाल इसमें बताऊं तो इसके अंदर बेटा क्या है बेटा, इसके अंदर मुझे कुछ कमरे से नजर आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट। समझाने के लिए बहुत इजी सा लेमन डायग्राम, बिल्कुल सिंपल भाषा का डायग्राम बना रहा हूं, है ना बेटा। होता तो बहुत कुछ बवाल है, पर सिंपल सी भाषा में ताकि आपको समझ में आए कहां पर क्या है। ये क्या है बेटा, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। ये कमरे हैं, कितने होते हैं बेटा, लगभग 250 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, अब ये होता है इसके अंदर कॉइल्ड ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मेरे बच्चे। ये दो दो तीन तीन होते हैं, कभी दो कभी तीन, इस तरीके से होते हैं ये आपके होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो हमारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं सेमिनीफेरस टिब्यूल्स। ये सेमिनीफेरस टिब्यूल्स क्या होंगे बेटा, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। मैंने बताया डायग्राम एग्जैक्टली कुछ और होता है, मैं वर्ड की सीक्वेंस को समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बता रहा हूं कि कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर आपके क्या होता है, ये आपके इस तरीके से कॉमन एरिया, जिसका नाम क्या होता है, रीट टेस्टिस। कुछ लोग इसे रेट टेस्टिस भी कहते हैं, ठीक है ना, वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब ये होता है बेटा, ये जो रीड टेस्टिस है, इस रीड टेस्टिस के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर हमें इस तरीके से कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हुए नजर आते हैं, जिनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, वासा इफरेंशिया। क्या यूज करते हैं, वासा इफरेंशिया। ये वासा इफरेंशिया आपस में जुड़कर एक कॉमन एरिया बना देती है, जिसका क्या नाम होता है, एपिडिडाइमिस। बेटा सब में बहुत कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन है। सेमिनीफेरस टिब्यूल में कितने प्रकार की सेल्स होती है, कहां स्पर्म बनता है, कहां पे टेस्ट आपका ये सेक्स हार्मोन्स बनता है, रीड टेस्टिस का क्या रोल है, वासा इफरेंशिया कैसे बनती है, क्या होती है, कितनी होती है, क्यों करते हैं, डिफरेंशिया से कैसे डिफरेंस है, बहुत कुछ डिटेल्ड वीडियो। अगर मैं एक ही में डालूंगा तो 3-4 घंटे की बन जाएगी बेटा ये। और हमारे पास समय, क्योंकि 50 डेज है, क्योंकि हम 50 डेज का कोर्स चला रहे हैं, इसलिए हमारे पास समय बहुत लिमिटेड है, तो मैं लिमिटेड पॉइंट ही इसके अंदर बता रहा हूं बेटा, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है बेटा। ये वीडियो देखें और हमारे टेलीग्राम पे जाके जो मैंने क्वेश्चंस अपलोड करवाए हैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को जरूर आप देखें, उसके क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें बेटा, ठीक है। ये आपका ये एपिडिडिमस हो गया, ठीक है। अब यही एपिडिडिमस जो होता है ये बेटा फिर इस तरीके के पाइप के रूप में आगे निकल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वासा डिफरेंस कह लो या वासा डिफरेंशिया कह लो, ठीक है बेटा। कहानी समझ में आ गई। तो टेस्टिस के अंदर क्या क्या हुआ बेटा, कंपार्टमेंट के अंदर सेमिनीफेरस टिब्यूल, फिर रीड टेस्टिस, फिर वासा इफरेंशिया, फिर एपिडिडिमस, फिर वासा डिफरेंशिया। मुझे ये सीक्वेंस समझानी थी आपको, इसलिए मैंने ये ऐसा डायग्राम आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हुआ, देखो बेटा, तो ये डायग्राम हमारा कहां से कहां पहुंचा, ये डायग्राम यहां पहुंचा कि ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा स्क्रोटम। इस स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये हमारी टेस्टिस, और ये टेस्टिस हमारा क्या है, यहां पर मैंने बताया था ना आपको, ये एपिडिडिमस होगा, और एपिडिडिमस से होते हुए और ये यहां से बाहर निकल जाएगी। ये क्या है बेटा, ये आपका वासा डिफरेंशिया। अब ये वासा डिफरेंशिया जो है वो देखो, ये वासा डिफरेंशिया एक ये रही ग्लैंड और एक ये रही ग्लैंड, इन दो ग्लैंड से आकर मिली। ये देखो इसकी डक्ट इधर आई और ये डक्ट इसके साथ मिल गई, तो ये जो आपकी पहली ग्लैंड है इसका नाम क्या है बेटा, सेमिनल वेसिकल। क्या नाम है बेटा, सेमिनल वेसिकल। हम जैसे अगर डायग्राम को समझाने की कोशिश करें इसमें, तो क्या है बेटा, देखिए क्या है कि ये इस तरीके से टेस्टिस से ये इस तरीके से आपका गया, इसका क्या नाम है, इसका नाम है आपका वासा डिफरेंशिया। ये जो वासा डिफरेंशिया है ये आपकी पहली जो है ग्लैंड के साथ मिल गया। ये जो वासा डिफरेंशिया जिस ग्लैंड के साथ मिल गया उसको हम क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। फिर यही आपका इस तरीके से पाइप आगे कंटिन्यू हुआ, और ये जब कंटिन्यू हुआ तो ये दूसरी ग्लैंड के साथ मिला बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉपर्स ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, कॉपर्स ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड।
और ये आगे जाके फिर बेटा किस में कंटिन्यू जाता है, ये हमारे उस यूरिथ्रा जो पेनिस का रास्ता होता है उसमें कंटिन्यू हो जाता है। और इसी के पास इस तरीके से एक और ग्लैंड होती है बेटा जिसका नाम क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है मेरे बच्चे, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम ब्रीफ में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ब्रीफ में अब इन 3 ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा सेमिनल वेसिकल। सबसे पहले क्या आता है बेटा आपका, सेमिनल वेसिकल। अब बात आती है बेटा हमारे इस सेमिनल वेसिकल के बारे में। अगर मैं सेमिनल वेसिकल या वेसाइकल के बारे में बात करूं तो बेटा क्या होता है इसका काम, इसका काम होता है भाई न्यूट्रिशन। पहला काम क्या होता है इसके अंदर, ये न्यूट्रिशन देता है किसको, टू स्पर्म। ये हमारे स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। जो हमारा स्पर्म होता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। भाई तुम देखो ना, तुम खुद देखो, आप भाई यहां पर थे, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, फीमेल के अंदर गए। भाई तो फिर तो अगर देखा जाए तो फिर तो बात ये हो गई कि यार हमारे पास, हमने रास्ता बहुत लंबा समय तय किया, तो हम क्या भूखे पेट रहेंगे। तो हम लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं, बस से जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो बीच बीच में ढाबे पे रुकते हैं ना, क्योंकि हम चलते हैं फिर हम खा लेते हैं, थोड़ा एनर्जी आ जाती है, फिर चलते हैं फिर खा लेते हैं। ऐसे स्पर्म को भी तो बीच बीच में एनर्जी देनी है। जैसे एपिडिडिमस था, वो भी बीच बीच में स्टोर करके एनर्जी प्रोवाइड कराता है। वो हम डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, अभी मैं ब्रीफली समझा रहा हूं। तो फिलहाल आपको समझ में आ गई बेटा। तो ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये जो पहला, ये क्या करेगा, ये जाएगा और स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। समझ में आई बेटा। इसके सिक्रीशंस के अंदर बेटा ध्यान रखिएगा, इसके सिक्रीशन के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्या बेटा, जिसका नाम होता है फ्रक्टोज। जिसका नाम होता है फ्रक्टोज। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, तो ये न्यूट्रिशन देने के काम आएगा। पर इसका हम इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं बाय फॉरेंसिक लैब। फॉरेंसिक लैब समझते हो बेटा क्या होता है, फॉरेंसिक लैब होती है बेटा जो क्राइम्स को जब होते हैं तो उनमें लैब्स में कुछ चेक करते हैं, वो टेस्ट करते हैं कि भाई ये जो ब्लड है, ये ब्लड इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पोस्टमार्टम में देखते हैं भाई कहाँ से क्या हुआ, इसके ऊपर कि भाई जल के मरा है या किसी ने जानबूझ के जलाया है, किस केमिकल से मरा है। बहुत सारी चीजें जो केमिकल बेसिस पर स्टडी करते हैं वो ये लैब होती है। अब किसी का अगर किसी फीमेल का रेप हुआ है, किसी फीमेल का बेटा अगर रेप हुआ है, तो भाई एक्चुअल में क्या रेप हुआ है, देखो हर तरीके समाज में हर प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो शायद ना हुआ हो रेप और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो, या किसी का रेप हुआ हो, एक्चुअल में रेप हुआ हो, तो उस दौरान बहुत सारे हम चेकअप करते हैं। मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूं जब किसी का रेप हुआ। रेप क्या होता है, फीमेल की मर्जी के बगैर अगर मेल उसके साथ फिजिकल असॉल्ट या इंटीमेसी बनाने की कोशिश करता है उसकी मर्जी के बगैर, तो वो आपका रेप कहलाता है। ऐसे रेप में वो सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा तो मेल की बॉडी से क्या है, वो आपका स्पर्म सीमन रिलीज होगा। और जो सीमन रिलीज होगा बेटा, देखिए साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, जो सीमन रिलीज होगा उसमें क्या है बेटा, जो सीमन है उसके अंदर बेटा क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म उसके अंदर प्रेजेंट होंगे बेटा। यहां से जा रहा है, जो यहां से निकलेगा तो उसमें स्पर्म आएगा, उसमें सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड आएगा, उसके अंदर कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड आएगा, उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड आएगा। ये सब इसके अंदर आएंगे ना बेटा, जो भी बाहर निकलेगा इस सब को मिला के हम क्या कहते हैं, सीमेन। तो सीमेन क्या होता है, समझ में आ गया। सीमेन में स्पर्म होता है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होगा, कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड होगा, सब मिला के सीमेन कहलाता है। और उस सीमेन का एक पार्ट होता है आपका क्या, स्पर्म। हम बात कर रहे हैं जब सीमेन जाएगा तो सेमिनल वेसिकल का भी फ्लूइड जाएगा, और सेमिनल वेसिकल के फ्लूइड के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से फिलहाल हमें कंसंट्रेट करना है, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो है तो इसमें हम कंसंट्रेट करना है हमें फ्रक्टोज के ऊपर। तो ये जो फ्रक्टोज है, ये जो फ्रक्टोज है बेटा, इस फ्रक्टोज पर अगर हम ध्यान दें तो ये न्यूट्रिशन भी देने के काम आता है, और ये किस लिए काम आता है बेटा, रेप केसेस में हमें इसमें पता लगता है। कैसे बेटा, देखो फीमेल की जो वेजाइना होती है, फीमेल की जो वेजाइना होती है, फीमेल वेजाइना के अंदर
फ्रक्टोज, क्या बेटा, फ्रक्टोज अब्सेंट होता है। फीमेल वेजाइना के अंदर फ्रक्टोज अब्सेंट होता है। अब अगर किसी ने सेक्सुअल कांटेक्ट किया और सीमेन उसके अंदर चला गया तो उसके अंदर सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड जाएगा, उस फ्लूइड के साथ फ्रक्टोज भी जाएगा। तो फीमेल की वेजाइना में फ्रक्टोज होता नहीं है, चेक करा तो फ्रक्टोज पाया गया। तो कहां से आया, सीमेन के थ्रू। सीमेन किसके थ्रू आया, पेनिस के थ्रू। पेनिस कब आएगा आपका, जब सेक्सुअल असॉल्ट होगा। इस तरीके से पता किया जाता है कि रेप हुआ है। पर ये उस कंडीशन में पता लग सकता है जब कॉन्डम्स या कॉन्ट्रासेप्शन पहन के अगर आप इस्तेमाल करके रेप किसी का कर रहे हो तो नहीं आएगा, क्योंकि सीमेन तो कॉन्डम्स में रह जाएगा। जब इसको अवॉइड करते हैं आप, बगैर कॉन्डम्स बगैर कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल किए अगर आप किसी के साथ जैसे नॉर्मल बॉडी होती है वैसे सेक्सुअल कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका इसके फ्रक्टोज की वजह से पता लग जाता है। तो सेमिनल वेसिकल क्या काम करता है बेटा, समझ में आ गया। दूसरा दूसरा कौन सा बेटा, डायग्राम में दिख रहा है आपको। सेमिनल वेसिकल के बाद हमारा कौन सा आ गया, ये कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या आ गया बेटा, हमारा कॉपर्स ग्लैंड। तो अब हम जरा इसके बारे में बात करें, इस कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। तो बेटा कॉपर्स ग्लैंड क्या करती है, देखो अगर मैं कॉपर्स ग्लैंड के बारे में बताऊं तो बेटा कॉपर्स ग्लैंड का क्या काम है। बेटा कॉपर्स ग्लैंड को हमने बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा है। अब होता क्या है कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान मेल में पेनिस में इरेक्शन होगा, कौन सी आर्टरी के थ्रू, हेलिसिन आर्टरी। क्या लेके आएगी, ब्लड। वो ब्लड पेनिस के सरफेसेस पर धक्का मारेगी जिससे इरेक्शन होगा। मेरी बात समझ में आई ना। अब हुआ क्या खेल बेटा, हुआ ये खेल आपका कि जब ये इरेक्शन होगा तो उस दौरान क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। उस दौरान ये हो रहा है कि जब इरेक्शन हो रहा है तो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में सेक्सुअल एक्साइटमेंट डेवलप है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में उसके साइन सिम्टम लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जिस दौरान हमारे अंदर सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सेक्सुअल कांटेक्ट उसी दौरान होगा जब फीमेल सामने होगी, अगर मेल फीमेल दोनों है तो। और एक्साइटमेंट फीमेल की अब्सेंस में भी हो सकती है। तो अगर अब्सेंस में है तो आप उस दौरान देखेंगे तो पेनिस का जो ग्लांस पेनिस होता है बेटा, जो आगे वाला हिस्सा होता है, उस अगले वाले हिस्से पर क्या होता है बेटा, कुछ लुब्रिकेंट सा फ्लूइड निकलता है, कुछ लुब्रिकेंट सा फ्लूइड रहता है उसके अंदर। वो बहुत ही स्लिपरी सा फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड इसलिए होता है ताकि अगर वेजाइना में ये टच हो तो वेजाइना स्लिपरी हो जाए और वो फ्रिक्शन के द्वारा जो पेन होता है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या काम करेगी बेटा, कॉपर्स ग्लैंड काम करेगी आपकी कि वो लुब्रिकेट करेगी किसको, ग्लांस पेनिस को। क्यों करेगी बेटा, ताकि सेक्सुअल कांटेक्ट इजी हो पाए। मेल्स जितने भी हैं उनको बेटा एक बात पता होगी कि मेल जब यूरिन करते हैं, मेल जब यूरिन करते हैं तो सारा यूरिन बाहर हो जाता है। उस दौरान मेल्स ने नोटिस किया होगा कि उस दौरान अगर वो अपने पेनिस को अपने अंडर गारमेंट्स में वापस करते हैं तो एक दो बूंद जरूर बाहर निकलता है, जो ये प्रूव करता है कि यूरिनेशन होने के बावजूद भी 2-3 ड्रॉप आपके पेनिस में कहीं ना कहीं रहती हैं। अब मान लीजिए अगर आपको सेक्सुअल कांटेक्ट करना है प्रेगनेंसी अचीव करवाने के लिए तो बेटा, और आपको बाय चांस यूरिन पहले करने के लिए यूरिन का प्रेशर आ गया तो अब यूरिन रिलीज करोगे, और यूरिन के बाद सेक्सुअल कांटेक्ट करोगे तो पीछे से स्पर्म आएगा, रास्ता दोनों का सेम है। यूरिन के अंदर जितने भी केमिकल्स होंगे वो आने वाले सीमेन के अंदर प्रेजेंट स्पर्म को मार देंगे बेटा। स्पर्म तो मर जाएगा क्योंकि यूरिन तो एसिडिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने पानी कितना पिया, आपने खाना कितना खाया, आपने मिर्च कितनी खाई उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग ये एसिडिक बढ़ जाता है। ये बेसिक भी हो सकता है स्लाइटली, ये एसिडिक, ये नियर अबाउट 7 के आसपास रहता है, पर डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या खाया क्या नहीं खाया उसके अकॉर्डिंग ये कम और ज्यादा एसिडिक और बेसिक हो जाता है। पर ऐसे केस में तो स्पर्म मर जाएगा ना अगर आपका यूरिन पहले से रहा। तो अब उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या होती है बेटा, हमारे पास होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम होता है बेटा, न्यूट्रिशन तो सभी ग्लैंड देंगी ही देंगी, ऐसे मान लो आप, ये भी न्यूट्रिशन दे ही रही है, सेमिनल वेसिकल ने भी दिया था आपका, ठीक है ना। पर साथ में इसका और काम क्या है बेटा, इसका और काम ये है कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करेगी, ये न्यूट्रलाइज करेगी, ये न्यूट्रलाइज करेगी किसको बेटा, एसिडिटी ऑफ यूरिन को। ये यूरिन की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देगी। समझ में आई बात। यानी अगर यूरिन आपने पहले किया और पीछे से स्पर्म जो आ रहा था, भाई यूरिन आपने किया तो यूरिन तो इस पेनिस के अंदर ही रह गया ना, यहां पर ही
यहां पर रह गया। और पीछे से अब क्या आ रहा है बेटा, पीछे से आ रहा है स्पर्म, तो यूरिन और स्पर्म आपस में मिल जाएंगे। अब जब मिलेंगे तो बेटा फिर तो समस्या होगी। यूरिन और आपस